दिया था, आपको याद होगा। और ये वक्त पूरा होने से पहले ही ये पूरा होता, लेकिन उससे पहले 5 दिन के युद्ध विराम की बात भी उन्होंने कह दी। और अब ट्रंप ने दावा किया है कि 3 सप्ताह के इस युद्ध में अमेरिका की जीत हो गई है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। ट्रंप ने बताया है कि ईरानी नेतृत्व ने अमेरिका को हॉर्मुज जलडमरू मध्य और तेल के प्रवाह से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया है। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है अब आपके सामने रख रहा हूं। ट्रंप ने कहा है कि कल उन्होंने जो किया वो अद्भुत था। उन्होंने मतलब ईरान ने कल उन्होंने जो किया वो अद्भुत था। उन्होंने हमें एक तोहफा दिया, वो तोहफा आज पहुंचा। ये बहुत बड़ा तोहफा था जिसकी कीमत अरबों डॉलर में है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वो तोहफा क्या है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण था और उन्होंने हमें दिया। ट्रंप ने यहां साफ किया है, स्पष्ट किया है कि यह तोहफा परमाणु हथियार से संबंधित नहीं था, बल्कि तेल और गैस से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, इसका मतलब मेरे लिए यही था कि हम सही लोगों से बात कर रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि ये वास्तव में हम जो चाहते थे वो रिजीम चेंज है। आप जानते हैं ये शासन में बदलाव है, क्योंकि नेता वे नहीं हैं जिनसे हम शुरू में मिले थे, जिन्होंने सारी समस्याएं खड़ी की थी। तो यहाँ ट्रंप चित्त भी मेरी पट भी मेरी वाली हाल यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो एक साथ ट्रंप ने वो सारे दावे कर दिए जिनका ख्वाब देखकर ही ये लड़ाई शुरू की गई थी। हालांकि अपने दावों के आधार के तौर पर ट्रंप ने एक भी सबूत पेश नहीं किया। ट्रंप नहीं बता पाए कि ईरान में सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ। वो नहीं बता पाए कि अगर युद्ध उन्होंने जीत लिया है तो फिर ईरान के हमले जारी कैसे हैं। ट्रंप नहीं बता पाए कि ईरान ने कब और किससे ये कहा कि परमाणु हथियार न रखने के लिए वो मान गया है। और उससे पहले सवाल तो यही है कि उसके पास परमाणु हथियार है, इसका सबूत क्या है। और ट्रंप ये भी नहीं बता रहे हैं यहाँ पे कि अरबों डॉलर का आखिर वो कौन सा तोहफा है जिसे लेकर वो बहुत खुश हैं। अरबों डॉलर की चीज आखिर ट्रंप को मिली है, तो क्या उनके अपने देश को भी ये जानने का हक नहीं है? असल में ट्रंप अब पूरी तरह सनक से पीड़ित हो चुके हैं। वो उनको कोई बीमारी हो चुकी है ऐसा लगता है, और उनको इलाज की जरूरत है, जिन्हें हकीकत का एहसास ही नहीं हो रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। शायद इसीलिए ईरान ने तंज भी कसा है कि अमेरिका खुद अमेरिका से ही बात कर रहा है, ईरान से बात नहीं कर रहा है। ट्रंप खुद ट्रंप से बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रंप के इन सारे दावों के बीच अब युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता का नया शिगुफा भी ले आया गया है। पहले तो पाकिस्तान ने ही दावा किया कि वो मध्यस्थ बनने के लिए यानी मध्यस्थता के लिए तैयार है, लेकिन इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत रेजा अमेरी मोहद्दम ने कहा है कि दूसरे देशों की ओर से की जा रही दोस्ताना कोशिशों का मतलब ये नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत है। ये सिर्फ तेहरान और वाशिंगटन के बीच बातचीत की ज़मीन तैयार करने की कोशिश है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि ये थोपे गए युद्ध को ख़त्म करने में मददगार होगी। वैसे आप जानते हैं कि ईरान तो शुरू से कह रहा है कि वो बताएगा कि युद्ध किन शर्तों पर रोका जाए, लेकिन इस बीच खबर ये फैला दी गई है कि ट्रंप ने 15 पॉइंट्स का एक प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करने की मांग भी की गई है, और खास तौर पर यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह रोकना, नातांज, फोर्डो और इस्फहान जैसी अहम सुविधाओं को बंद करना और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति देना शामिल है इस 15 सूत्रीय डिमांड में जो अमेरिका की तरफ से रखी गई है। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता और संख्या को, दोनों को, क्षमता, मारक क्षमता यानी जो उनकी जो रेंज है उसको कम करे और उसकी संख्या को भी कम करे। एक और बड़ी मांग ये है कि ईरान हिजबुल्लाह और हुती जैसे क्षेत्रीय गुटों को पैसे देना और हथियार मुहैया कराना बंद करे, उनको सपोर्ट करना बंद करे और पूरे मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी मॉडल को छोड़ दे। इस 15 सूत्रीय प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने और सीज फायर की समय सीमा तय करने की बात भी की गई है। वहीं इन सब के बदले अमेरिका ईरान को प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त कर देगा, राहत दे सकता है। ये आखिरी पॉइंट यहां से दी गई है। अब यहां पर ईरान ने कहा है कि जो आखिरी पॉइंट है
इसको छोड़कर बाकी 14 पॉइंट हमको पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है। आखिरी ये कि पूरी तरह से अमेरिका ईरान को प्रतिबंधों से मुक्त कर देगा। दरअसल तुर्की और पाकिस्तान दोनों इस कोशिश में हैं कि यहां मीडिएटर की भूमिका निभाई जाए। मध्यस्थता को लेकर ये दोनों देश बैठक करने के लिए तैयार हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है और अगर वो बैठक में शामिल भी होता है तो वो देश तुर्की हो सकता है, न कि पाकिस्तान। यहां पाकिस्तान की खबर आ रही है कि पाकिस्तान मध्यस्थ बनने के लिए, मीडिएटर बनने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को पाकिस्तान पे अब भरोसा नहीं रहा। वहीं ट्रंप के दावे के उलट ईरान की मौजूदा सरकार के अधिकारी अली अकबर अहमदिया ने एक पोस्ट में कहा है कि हम सालों से अमेरिकी फौज का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी सिपाहियों से बस इतना कहना चाहते हैं, जरा और करीब आओ। ये कहना है अहमदिया का। अली अकबर अहमदिया जो अधिकारी हैं वहाँ के ईरान के, उनका कहना है। तो ईरान ने ट्रंप के तमाम दावों से इनकार किया है, बल्कि अमेरिका को चुनौती ही दे दी है। और वहीं ईरानी संसद के अध्यक्ष एमबी गालिबाफ आप जानते हैं, एमबी गालिबाफ ने कहा है कि एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने अमेरिका से कहा गया है उस पोस्ट में कि हमारे संकल्प की परीक्षा मत लीजिए। गालिबाफ ने लिखा है, क्या लिखा आपके सामने रखता हूँ। हम इस क्षेत्र में अमेरिकी गतिविधियों, विशेषकर सैन्य तैनाती पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और जनरलों ने जो बिगाड़ा है उसे सैनिक ठीक नहीं कर सकते, बल्कि वे नेतन्याहू के भ्रमों का शिकार हो जाएंगे। हमारी भूमि की रक्षा करने के हमारे संकल्प की परीक्षा मत लो। ये कह रहे हैं यहाँ पर गालिबाफ। ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं, जैसे अपने यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष इधर ओम बिरला साहब, वहाँ के ओम बिरला ही मान लीजिए। तो ईरान अमेरिका को बार बार चेतावनी दे रहा है और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान डील करने के लिए उत्सुक है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने संकेत दिया है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, मध्य पूर्व के मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। सबका नाम आपने देख लिया कि कौन कौन है यहाँ पर। जेडी वेंस भी हैं यहाँ पर, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, मार्को रूबियो उनके विदेश मंत्री और मिडिल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, ये चार मिलकर बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने साफ किया है कि वो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि ब्रिटेन की तरह ही ईरान भी उन्हें इजराइल के एजेंट के रूप में मानता है। ब्रिटेन भी कह चुका है कि ये इजराइल के एजेंट हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ट्रंप ने खुद को तो लड़ाई में उलझाया ही है, अब वो सारी दुनिया को अपनी अस्पष्ट बातों से उलझा रहे हैं। तो आइए आज चर्चा करेंगे कि क्या हार के डर से ट्रंप अब बड़बोलापन दिखा रहे हैं, या इसके पीछे दुनिया को गुमराह करने की कोई साजिश है, चाल है। इजराइल पर इस बीच ताबड़तोड़ हमले किए हैं, 220 मिसाइलें दागी हैं ईरान ने, 220 मिसाइलें, एक दो नहीं। और इजरायली सेना यानी आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ जो वहाँ का है, उसका कहना है कि हमने इसमें से 60% मिसाइलों को यहाँ पर हमारे इंटरसेप्ट कर दिया है। तो आपने इन मिसाइलों को अगर 220 में से 60% को भी आपने इंटरसेप्ट कर दिया, तो आप जोड़ लीजिए कि कितने अभी बचे जो चले गए, गिर गए वहाँ पे। यानी 120-125 अगर मिसाइलों को आपने कर दिया, फिर भी 100 के लगभग मिसाइलें वहां गिरी हैं इजराइल में। और आप आयरन डोम की बात करते थे, तो ये आयरन डोम आपका कहां रहा? एक बहुत बड़ा सवाल। इन सवालों के बीच ईरान ने ट्रंप को कैसे बड़ा झटका दे दिया है, इन सब की खबर हम आज इस पूरे घंटे सवा घंटे के इस न्यूज़ पॉइंट के दौरान आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं हम उधर ईरान से भी हमारे साथी जुड़े हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सुनील शुक्ला जी, प्रेम कुमार जी और शकील अख्तर जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप, आखिर चल क्या रहा है उनके मन में? कल कुछ और, परसों कुछ और, शुक्रवार से देखिए लगातार। जरा वो एक चीज आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, रविवार, सोमवार क्या क्या बातें उन्होंने कही हैं जरा। और आज की बात तो बता चुका हूं, 15 सूत्री मांग ही नहीं, अरबों डॉलर का तोहफा दे दिया ईरान ने। पता नहीं वो अरबों डॉलर में से कुछ परसेंट अपने लोगों को भी मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, हमारे देश को ही मिल जाता। देखिए ट्रंप के पलटते बयान,
शुक्रवार को युद्ध खत्म होने की कगार पर है, शुक्रवार को कहा उन्होंने। शनिवार को कहा ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। सोमवार को कह रहे हैं 5 दिन के सीज फायर की बात की उन्होंने। फिर सोमवार को ही हॉर्मुज पर मैं और ईरान नए आयतुल्ला मिलकर नियंत्रण रखेंगे। आज 15 सूत्री मांग रख दी और उसमें कह रहे हैं हॉर्मुज पर मेरा नियंत्रण होगा, हॉर्मुज नियंत्रण फ्री होगा, नियंत्रण मुक्त होगा। तो ये अलग अलग बयान इनके आ रहे हैं और इन बयानों के बीच आज एक और बयान आ गया कि ईरान ने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। कहना क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब? अखिल स्वामी जी। मुझे याद आ रहा है महाभारत का वो प्रसंग जब द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए ये स्वांग रचा गया था और ये कहा था अश्वत्थामा हतः जी। और उसके बाद अश्वत्थामा के चक्कर में उनको द्रोणाचार्य की हत्या कर दी गई थी क्योंकि वो अपने पुत्र से अश्वत्थामा से बहुत प्यार करते थे। देखिए सोशल मीडिया के अंदर राजीव जी एक बहुत ज्यादा न्यूज तैर रही है और मजाक के तौर पे तैर रही है कि ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरानियों से बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला, जब ये पता चलाया गया किन ईरानियों से बात कर रहे हैं, तो वो अरुणा ईरानी से बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी से बात कर रहे हैं और बोमन ईरानी से बात कर रहे हैं। तो अब ये वही स्थिति है कि अश्वत्थामा हतः, ईरानियों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन उन ईरानियों से बात नहीं कर रहे हैं जिन ईरानियों से उन्हें बात करनी चाहिए। और देखिए ये बात ईरानियों ने बड़ी स्पष्ट कर दी। देखिए ये धर्म युद्ध है और राजीव जी आप भी मेरे ख्याल से सोशल मीडिया को ट्रैक कर रहे होंगे जी, और मैं बड़ी अच्छी तरह से ट्रैक कर रहा हूं। हमारे देश के अंदर जहां 85% हिंदू लोग रहते हैं और केवल 13-14% मुसलमान रहते हैं, वहां पे भी ये नैरेटिव बनने में ये लोग असफल हो रहे हैं कि ये लड़ाई जो है ये सनातनी डोनाल्ड ट्रंप के और मुसलमानों के बीच में। आज के तारीख में अगर सोशल मीडिया को आप बारीकी से देखेंगे तो आप ये देखेंगे 70% हिंदू जो पक्के सनातनी है, जो अच्छे सनातनी है। मैं फर्जी सनातनियों की तो बात ही नहीं करता, जैसे मैं एक अच्छा सनातनी हूं। अच्छे सनातनी जो हैं वो आज के तारीख में इस धर्म युद्ध में उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो सताए हुए हैं, क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण ने बताया था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और जो उन्होंने अर्जुन को गीता के अंदर ज्ञान दिया था कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में जो लोग अधर्म के साथ खड़े हैं उनका विरोध करो, वो कोई भी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, नाते रिश्तेदार हो। तो देखिए आज के तारीख में ईरान वो लड़ाई लड़ रहा है जो विश्व की आवश्यकता है, जो विश्व के धर्म को और शांति के धर्म को बचाने के लिए आवश्यकता है। इसलिए भारतवर्ष की अधिकांश जनता, और एक और चीज आप राजीव जी नोट कीजिएगा, अगर आप अपने दूतों को भेज के पता चलाएं तो गल्फ कंट्रीज में जहां पे बड़े बड़े शेखों का शासन है और जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, अगर आज वहां डेमोक्रेसी रेस्टोर हो जाए और वो अमेरिका जो अपने को कहता है कि हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस से अगर इलेक्शन फेयर करा दे, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी वाला नहीं, ऐसा नहीं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लेटर हेड से इशू हो जाए और बाद में कहा जाए कि साहब वो गलती से हो गए, क्लेरिकल एरर। वरना आप जानते हैं राजीव जी, सरकारी डिपार्टमेंट में कोई भी फाइल चलती है, कोई भी दस्तखत होते हैं, 6-7 लोगों की निगाहों से गुजरते हैं, ऐसे गलतियां नहीं होती। अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज के तारीख में जो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करके निकले थे ईरान की सत्ता का परिवर्तन कर देंगे, अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, इजराइल में भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं वहां भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा अगर डेमोक्रेटिकली सही इलेक्शन हो। क्योंकि विश्व की जनता ये देख रही है धर्म किधर है, अधर्म किधर है, सत्य किधर है, असत्य किधर है, और हम लोगों को मानव धर्म की चिंता करते हुए उस तरफ खड़े होना है जिधर धर्म खड़ा है। और जिस तरह से ईरान पे एक अनाचार हुआ है, अनप्रोवोक्ड वॉर को छेड़ा गया है, भारतवर्ष क्या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को इन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया है, इस समय हम लोग धर्म के साथ खड़े हुए हैं। और अगर इजराइल ने जिस तरह गाजा पट्टी में नरसंहार किया है, पैलेस्टीनियंस पे नरसंहार किया है, तो अगर एक बिंदु अमेरिकन ये डालना चाहता है कि आप बाकी लोगों को, हिजबुल्लाह वगैरह को मदद नहीं करेंगे, तो इनको ये भी उसमें लगाना चाहिए कि आप गाजा में कितने आक्रमण आपने कर दिए, कितने लाखों लोगों को मार दिया, किस प्रकार से अनैतिक लड़ाई, छोटे छोटे बच्चों को मारना। तो नैतिकता की अगर बात होगी दोनों तरफ से होगी और विश्व में शांति आए। लेकिन आज के तारीख में ईरान जो कर रहा है विश्व को शांति की ओर ले जाने और गुंडागर्दी से रोकने के लिए कर रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ईरान ने साफ साफ कहा है कि सबसे पहले ये जितने भी आपके ईरान के आसपास यानी मिडिल ईस्ट में जितने अमेरिकी बेस हैं उसको आप खत्म कीजिए।
ईरान ने ये साफ साफ कहा है, ईरान की भी शर्तें हैं। इधर ईरान से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही है जी, ठीक है। भोजनानी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधे आपके पास आता हूं। बेहतर आपसे बेहतर और क्या होगा कि ग्राउंड ज़ीरो आप बताएंगे वहां चल क्या रहा है। अभी 2-3 दिनों से भोजनानी जी बहुत कुछ बदलता हुआ हम देख रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यहां पर दिखाई ये दे रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं वो बिल्कुल बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, दिन रात जैसे हम देखते हैं ना वैसे बदलते हुए। ईरान में क्या चल रहा है ज़रा आप बताइए, आपसे बेहतर और कौन बताएगा। जी, पहले तो नमस्कार और आदाब अर्ज़ है और शुक्रिया दावत देने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग मुसलसल यानी कंटिन्यूसली एक चीज़ को जो देख रहे हैं वो अगर मैं इस तरह से इसको बयान जिसको देख रहे हैं, एक फ्रंट तो वो है कि जहाँ पे ईरान की जो मिलिट्री है और IRGC, क्योंकि 2 हिस्से हैं उसके, ये मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं और लगातार जो है दुश्मन पे हमले। तो ये तो चल रहा है 25 दिन से तकरीबन। अब ये जंग जारी है और इस तरफ से जो हमले हैं वो रुके नहीं हैं। तो ये तो एक फ्रंट है जिसकी खबरें ज्यादातर हम देख रहे हैं। लेकिन एक और फ्रंट है यहाँ पर, वो है यहाँ के लोग और यहाँ की जनता। तो तकरीबन अभी 25 दिन से आप देख रहे हैं कि यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं, मुसलसल हर रात में ये लोग बाहर निकलते हैं। और एक दिलचस्प चीज जो अभी 1-2 दिन में देखने को मिली वो ये है कि जैसे जैसे ट्रंप के बयान बदलते जा रहे हैं और ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं पूरी कि किसी तरह से ये जो जंग में फंस गए एक तरह से उससे अपने आप को बाहर निकाला जाए। तो यहाँ पे कोशिश वो कर रहे हैं, सीज फायर की बात करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी तरह से जंग से जान छुड़ाने की बात कर रहे हैं। और जब भी ये हो रहा है आप देखेंगे यहाँ पे जो यहाँ की आवाम है, यहाँ की पब्लिक है, वो ज्यादा रोड पे आ रही है। और कल मैंने बाकायदा इसको एहसास किया, कल मैं जब गया था लोगों के दरमियान तो देखा कम से कम 10 से 20% पब्लिक जो है वो ज्यादा नजर आई, क्योंकि चौराहे पे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आज पब्लिक कम है या ज्यादा है। तो कल जो मैंने देखा, मुझे नॉर्मल से जो है वो पब्लिक ज्यादा नजर आई। मैंने अपने दोस्तान से भी पूछा, वो दूसरे चौराहे पे जो वो जा रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें आज पब्लिक ज्यादा नजर आई और ज्यादा जोश में नजर आई। तो एक जो चीज हम ग्राउंड पे मुसलसल और कंटिन्यूसली देख रहे हैं वो ये है कि लोग यहाँ पर ग्राउंड पे खड़े हैं और 2 चीजें अगर कुल्ली तौर पे जनरली अगर आप देखें तो 2 चीजें लोग कह रहे हैं। पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी हुकूमत के साथ हैं इस जंग में और जब तक हमारे जवान वहां पर लड़ रहे हैं हम जो है इस रोड पे आना नहीं छोड़ेंगे। हमारा सपोर्ट, हमारी हिमायत पूरी तरह से आपके साथ है। और मैं आपको ये बात भी बता दूं राजीव साहब के ये कोई ऐसे 100, 200, 500 लोग नहीं है, हजारों की तादाद में हर शहर में लोग निकल रहे हैं। तो एक चीज जो मैं देख रहा हूं और मेरे लिए काफी ताज्जुब वाली चीज है और अजीब सी चीज है, क्योंकि हमने रिसेंट पास्ट में कभी ऐसी जंग नहीं देखी कि एक तरफ से जो है उस देश के सिपाही जो है वो लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ से वो जनता जो है वो रोड पे आके इस तरह से हिमायत करती है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जो हमें देखने को मिल रही है और शायद तारीख में कम हमने इस तरह की चीज को देखा है और रोज हम इस चीज का देख रहे हैं। आपने वीडियो भी यहाँ पे चलाया हुआ है और इत्तेफाक से ये वीडियो भी जो है ये वही चौराहा है, मारूफ चौराहा के, जहां पर तेहरान में ये लोग जमा होते हैं और इस तरह से और हर शहर में जो है ये हो रहा है। बस ये तेहरान की बात नहीं है, हर शहर में, हर छोटे गांव में जो है वो लोग इस तरह से निकल रहे हैं और अपनी हिमायत, अपना सपोर्ट गवर्नमेंट को बता रहे हैं। और दूसरी चीज जो वो लोग चाह रहे हैं वो ये है कि लोग सीज फायर की मुखालिफत कर रहे हैं बड़े जोर और शोर से, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पे जंग रोकने की बात की, एक तरह से कहा कि 5 दिन हम नहीं मारेंगे और फला और ढिकान ये सब जो कहा उन्होंने। तो लोग कह रहे हैं कि हम किसी तरह की जो है सीज फायर बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ये हमले जारी रखेंगे कब तक,
जब तक ये जंग जो है वो कायदे से रुक नहीं जाती। तो यहाँ पे मैं बस एक चीज की तरफ इशारा करूं कि सीज फायर को कबूल नहीं करना चाह रहे हैं, यानी जंग को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जंग को खत्म करने की बात लोग जरूर कर रहे हैं। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है। लोग चाहते हैं कि जंग है वो रुक जाए पूरी तरह से, यानी सीज फायर का यहाँ पे कोई इम्कान ना हो। क्यों? क्योंकि देखें, एक पैटर्न जो अमेरिका ने चलाया है वो ये है, अमेरिका और इजराइल दोनों ने एक पैटर्न जो चलाया है वो ये है कि वो जंग करते हैं, शुरू वो करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, कहते हैं कि चले हम बातें करते हैं, निगोशिएशन करते हैं, और निगोशिएशन और सीज फायर के आड़ में आके फिर से हमला करते हैं। तो ये अब जो है बार बार इन्होंने तकरार किया है अलग अलग अंदाज से इसको। तो अब यहाँ की जनता जो है वो कह रही है कि ये अभी बस हो गया हमारे लिए, अब ये जो जंग और सीज फायर और फिर टॉक्स और फिर धोखा, ये बीच में से आप हटाएं। जंग और जंग और जंग, इस हद तक हम जंग करेंगे कि आपको जो है पूरी तरह से जंग बंद करने में मजबूर कर देंगे। तो ये ज़हनियत और ये पूरा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। कुमैल साहब, कुमैल भोजनानी जी, जरा ये बताइए कि ये जो अरबों डॉलर का तोहफा दिया है ईरान ने, जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या तोहफा हो सकता है? और क्या या सिर्फ वो यहाँ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो बात ट्रम्प साहब करते रहते हैं, ये हम कॉमेडियंस पे छोड़ दें कि वो इसका क्या बनाते हैं, क्योंकि हम इस पे जो है टिप्पणी और विश्लेषण करेंगे तो हम दोनों का जो है इसमें वक्त चला जाएगा। लेकिन अभी चुटकुले के तौर पे मैं यहाँ पे शायद यानी मैं शायद मुनासिब नहीं कि मैं यहाँ चुटकुला बनाऊं, लेकिन एक चीज जो थोड़ी सीरियस है मेरे जहन में आती है वो ये है कि देखें, ये जो तोहफे की बात कर रहे हैं, शायद वो इनसाइडर ट्रेडिंग जो इतने वक्त में उन्होंने कर ली बीच में, जिसकी खबरें भी आ रही है कि इनके जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसको हायर किया है, कि जिसकी तरफ यहाँ के एमपी कालीबाग साहब ने भी इशारा किया अपनी ट्वीट में, तो ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग ये करके इन्होंने पैसा कमाया। अब देखें कितनी नैतिक हवाले से ये कितनी जो है स्पष्ट और जो है छोटी बात है कि एक तरफ से जो है पूरी दुनिया के ऊपर ये असर हो रहा है, दुनिया पे तेल और गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ये असर हो रहा है, आम लोगों पे असर हो रहा है, और उसके अंदर भी आप अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग करके जो है कमाई करें। तो देखें नैतिक रूप से भी कितनी पस्त और घटिया चीज है जो यहाँ पे ये ट्रम्प साहब कर रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, और बाकी फिर हम वो कॉमेडियंस और उन पे छोड़ देते हैं कि वो इसका क्या निकालते हैं। लेकिन ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं आज भी 15 जो डिमांड इन्होंने रखी है कि ईरान इन 15 सूत्रीय डिमांड को मान ले और हम अगले महीने भर के लिए सीज फायर कर देंगे, एक ये बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि रेजीम चेंज करना हम चाहते थे, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यानी जो लीडरशिप थी उसको हमने ख़त्म दिया, फ्रंट लाइन के लीडरशिप को, और उसके बाद अब ऑलरेडी रेजीम चेंज है। तो इससे क्या माना जाए, अगर सीरियस नोट पे, इससे क्या एक फेस सेविंग है कि अपने देश में वो दुनिया के सामने ये कहें कि हमने रेजीम ऑलरेडी चेंज कर दिया है, जो हम चाहते थे वो हम कर चुके हैं, और यहाँ से कल को परसों को जब भी अब हम सीज फायर की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ इशारा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये माना जाए या कुछ और है? नहीं, जो थोड़ा बहुत ईरान के सिस्टम को जानता है, यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझता है, उसके लिए तो बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे कोई रिजीम चेंज वगैरह ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तय जो है वो लीडर को चुना जाता है और जो भी रिप्लेसमेंट्स होते हैं, और ये अपना पूरी एक इनकी पॉलिटी है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो ना इधर से उधर जरा भी टस से मस नहीं हुआ है। तो ये तो थोड़ा समझदार इंसान जो थोड़ा बहुत ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझता है, उसको पता है कि ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, इन्होंने यहाँ की लीडरशिप को जो है वो जान से मार दिया, एक सोवरिन और एक इंडिपेंडेंट कंट्री की हदों में इन्होंने घुस के जो है वो इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है। तो ये भी सब लोग जानते हैं। तो ये जो है एक आप कह सकते हैं फेस सेविंग है। ये जंग में जिस तरह से अब फंस गए हैं, ये डेस्परेशन की निशानी है, ये इंतहा की एक तरह से निशानी है कि ये अब इस तरह की बातें करने पे उतर आए हैं। और इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप तो जो नई लीडरशिप है, और उस नई लीडरशिप ने आके जो इनको रहनुमाई की है और वो जो
डायरेक्शन दी है वो भी काफी क्लियर डायरेक्शन है, और उस डायरेक्शन के हिसाब से ही यहाँ के पूरी जो पॉलिटिकल एलीट है और जो यहाँ के हुक्मरान है एक तरह से, यानी यहाँ के जो नेता हैं और जो ये संभाले हुए हैं अभी सारी बागडोर, ये पूरी चीज जो अभी संभाल रहे हैं, उनके लिए भी क्लियर है कि ये जो जितने भी शर्तें कंडीशंस अभी ट्रंप ने रखी हैं उसमें से, जैसे आपने भी इशारा किया कि वो आखिरी वाली कंडीशन के जिसमें सारे प्रतिबंध, जो आर्थिक प्रतिबंध है उसको हटाना चाहिए, ये तो हमेशा से ईरान की मांग रही है। और अभी भी ईरान ने ये कह दिया है कि अभी 3 ही दिन पहले की बात है कि यहाँ की मिलिट्री ने आके बहुत ही क्लियरली कह दिया कि हम हमारी मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो है वो डिफेंस मोड से निकाल के अटैकिंग मोड में ले जा रहे हैं, और उन्होंने अपने वादे पे अमल किया। और अभी दुनिया ये समझ रही है कि ईरान जो वादा कर रहा है उसको निभा सकता है, क्योंकि पहले तो इनका मजाक उड़ाया जाता था कि जब ईरान कहता था कि अगर, क्योंकि आखिरी जो वादा ईरान ने दिया था, इनके जो रहबर जो शहीद हो गए उनकी तरफ से ये जो वादा दिया गया था कि अगर अब ईरान पे अटैक होता है तो हम तमाम जो पाएगा, वो क्या कहते हैं बेसिस है, अमेरिकन बेसिस जिसको वो फारसी में पाएगा कहते हैं, अमेरिकन बेसिस है, उस पर हमला कर देंगे और तमाम पे हमला करेंगे। ये वादा जो है इनके शहीद रहबर ने दिया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये जंग शुरू हुई इनके लीडरशिप को जो है जान से मार दिया गया, फिर भी ईरान ने जो है इस वादे को निभाया। तो अब दुनिया जो है वो जो उन्होंने पहले मजाक उड़ाया था दुनिया ने कि ईरान जो बातें बड़ी बड़ी करता है, ये कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, हमारे पास पैट्रियट मिसाइल है, हमारे पास थार्ड है, अगर हमला कर भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में हम सारी चीजें इंटरसेप्ट कर देंगे और इन जो मिसाइल है वो खत्म हो जाएंगी। तो देखिए कितना बड़ा मिस कैलकुलेशन एक सो कॉल्ड सुपर पावर की तरफ से ये था। और अब दुनिया देख रही है कि 20 दिन से ईरान जो है वो मिसाइल लगातार फायर कर रहा है और ये ट्रम्प की ट्वीट आने के बाद से जो यहाँ के मीडिया में बताया जाता है, चूंकि हर वो जो जी वीडियो डाउन हो गया भोजनानी साहब का, और दोबारा जुड़ते हैं जैसे आते हैं कमल जी 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 प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। जी मिसाइल वेव जो है इन्होंने फायर की, और जिसके अंदर जो नंबर ऑफ मिसाइल्स वगैरह यहाँ पे जो लोकल मीडिया में दिखाए हैं तो वो अपनी बात पे टिके हुए हैं कि ये एक अटैकिंग मोड में जा चुके हैं। और ये ट्रम्प की ट्वीट का वैसा असर, बीच में माफी चाहूंगा वीडियो डाउन हो जा रहा है। कुमल डायरेक्शन दे दी है जी, डायरेक्शन दे दी है, और इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अपनी जगह पे, उसमें किसी तरह की तब्दीली मुझे तो नजर नहीं आ रही है। जी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जैसा पहले बना हुआ था वैसा ही है। ठीक है, फ्रंट लाइन के लीडर्स मारे गए, लेकिन सेकंड लाइन तैयार पहले से थी और सेकंड लाइन ने उस काम को संभाल लिया और बहुत ही चुस्ती के साथ, दुरुस्ती के साथ ये काम हो रहा है। ये दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि आज ईरान कहाँ है। और इस बीच बहुत सारी खबरें, थोड़ा सा आप बने रहिए कुमल साहब, और आता हूँ एक हमारे तमाम साथियों के बीच भी, इनके भी कुछ प्रेम कुमार जी अमेरिका का जिक्र आ रहा है बार बार, और देखिए इसमें एक लीडरशिप लेने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अपने बयानों पर ही घिरते हुए भी नजर आते हैं। क्या ऐसे में इस जंग को, ईरान जंग को बिल्कुल एक अलग ढंग के जंग के रूप में देखा जाए? क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। कल भी मैं कह रहा था, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये बहुत ही शानदार विषय है ईरान जंग। मैं तो खुद चाहूँगा कि पीएचडी की जाए इस पे, तो क्योंकि ये अपने आप में बहुत, और हमारे साथी कुमैल साहब हैं ही, ये लोग वहाँ हैं, ये लोग इसमें और हमारी मदद कर देंगे। प्रेम कुमार जी ज़रा बताइए कि ये कैसे आपको अलग दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कैसे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अपने बयान के इर्द गिर्द फंसते हुए नजर आते हैं? शुक्रिया राजीव जी। आमतौर पर जब युद्ध होता है तो हारने वाला पक्ष बड़बोला होता है, ये दिखता है। तो अभी के पक्ष में जीतने वाला पक्ष खुद को बता रहा है अमेरिका, इजराइल, कि हम जीतने वाला पक्ष हैं। लेकिन ये युद्ध शुरू ही हुआ था एक चल रही बातचीत को छोड़ देने के बाद।
अगर बातचीत ही हम जानते हैं कि बातचीत ही सारी समस्याओं का अंत होता है, तो ये बातचीत छोड़ करके आप युद्ध में आए और फिर आप बातचीत के लिए लगे हुए हैं कि बातचीत हो। इस बीच आपका अल्टीमेटम 48 घंटे का फेल हो गया, कुछ नहीं कर पाए, झूठा साबित हुआ। इस बीच आपने कहा कि ईरान से तोहफा मिला है, तोहफा देने वाला बोल ही नहीं रहा कि हमने तोहफा दिया है, और ये कह रहे हैं हमें तोहफा मिला है, और ये बता भी नहीं रहे कि क्या तोहफा मिला है। बोलते बताएंगे, जब बताना ही नहीं था तो ये क्यों बोले तोहफा मिला है। तो ये जो असल में डोनाल्ड ट्रंप अभी जो कुछ भी बोल रहे हैं वो ईरान के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो अपने देश की जनता के लिए बोल रहे हैं, वो दुनिया की जनता के लिए बोल रहे हैं, जहां उनका रसूख जो है बचाने का सवाल है, क्रेडिबिलिटी उनकी रसातल में जा चुकी है, कोई भरोसा नहीं करता है। तो ऐसे में वो अपनी जनता से या उन लोगों से जिनके बीच वो डपोर शंखी बने हुए हैं, वो क्या बोले। वो कहते हैं हमने ईरान को हरा दिया है, वो कहते हैं कि हॉर्मुज, कभी कहा कि हॉर्मुज को हम ये देंगे, संरक्षण देंगे, और जिसका भी जहाज डूबेगा उसका पैसा भी हम ही देंगे, लेकिन वो बात भी कायम नहीं रही। कभी कहा कि हॉर्मुज और ईरान के साथ मिल करके हम हॉर्मुज का नियंत्रण करेंगे, और आज तक हॉर्मुज अपनी ही जगह पर है, उसी तरीके से कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं आया। तो वेरिएशंस ऑफ स्टेटमेंट्स जो दिख रहा है अलग अलग हर रोज, ये क्या बताता है? ये बताता है कि हम जो आपके चैनल पर आज से कम 15 दिन पहले बोल चुके कि ये युद्ध अमेरिका और अमेरिका और इजराइल वास्तव में हार चुका है। अब इसका ऐलान चाहे जिस रूप में हो, जब हो, युद्ध अमेरिका और इजराइल हार चुका है, क्योंकि ये चाहे लाख दावा करे कि हमने एयरफोर्स को खत्म कर दिया, या नौसेना को खत्म कर दिया, ये ईरान की धरती पर कदम नहीं रख पाए हैं और नहीं रख पाएंगे, और ईरान की धरती पर कदम रखे बगैर ईरान को काबू में भी नहीं कर सकते, वहां पर शासन भी नहीं कर सकते। अब ये कह रहे हमने रिजीम तो चेंज कर दिया, तो रिजीम चेंज तो आपने 28 तारीख को ही कर दिया था, 28 फरवरी को ही, जिस समय युद्ध शुरू हुआ 24 घंटे के भीतर कर दिया था। तो फिर युद्ध आगे क्यों बढ़ा? अगर रिजीम चेंज का लक्ष्य ही हासिल हो गया, युद्ध का लक्ष्य ही हासिल हो गया, तो ये युद्ध आगे कैसे बढ़ा? तो इसका मतलब ये है कि ये मतलब एक तरह से थोथी बातें कर रही हैं, गलत बातें कर रहे हैं, हार की झेप मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसकी वजह और भी है कि दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है, और ऊर्जा संकट बढ़ रहा है इसलिए अमेरिका चिंतित हो गया, ऐसा नहीं। अमेरिका को चिंता इस बात की है कि इस ऊर्जा संकट का फायदा कौन उठा रहा है जी। उनके समांतर महाशक्ति कौन बन रहा है, आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स में दुनिया को लीड करे कौन करेगा। हमारा तो रसूख ही खत्म हो गया, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये जो चिंता है, ये चिंता उनको चीन से ज्यादा है, तो ये चिंता उनको घबराहट में बदल दे रही है। वो अपना स्थानीय चुनाव भी हारेंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दे करके आपने पूरे अमेरिका की थू करवा दी। तो इस तरह से यहां जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, ईरान से तो बोल ही नहीं रहे हैं, ईरान से बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, ना ईरान से उनका संवाद है। और बहुत सही कहा हमारे साथी पैनलिस्ट ने कि अरुणा ईरानी की, बोमन ईरानी की, स्मृति ईरानी, किस ईरानी से बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं हम ईरानी से बात कर रहे हैं। और ईरान के लोग कह रहे हैं कि हम वो ईरानी नहीं है जिनसे बात हो रही है। तो ईरान से बाहर कौन से ईरानी है जिनसे वो बात कर रही है? कभी जेडी वेंस, कभी हेथ, ये लोग आकर के अपने बॉस को खुश करने के लिए कुछ न कुछ बात बोल रहे हैं। लेकिन ये युद्ध ऐसे इस तरह से फंसा है, इसमें दुनिया दाब देगी ईरान के जज्बे की। ईरान ने जिस तरह से युद्ध लड़ा और लड़ रहे हैं, जिसको किसी ने उम्मीद नहीं की थी इस तरह से ईरान युद्ध लड़ेगा। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि 25-26 दिन के बाद भी ईरान ही भारी पड़ता हुआ दिखेगा ये युद्ध
हमने नहीं सोचा। और अभी सोशल मीडिया पर एक आ रहा है, एक विजुअल आ रहा है जिसने कौवे भरे पड़े हैं इजराइल के आसमान में। अब इजराइल के आसमान में कौवे, ये एक बहुत, एक तो धार्मिक दृष्टि से भी और बहुत तरह टोटा टोटका के भी चाल से लोग बोलते हैं, लेकिन ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि इस युद्ध के कारण सिर्फ इंसान नहीं, पूरी सृष्टि जो है उसका नुकसान हुआ है। ये कौन सी सनक है कि तेल, ऑयल, जो कि लाखों साल में ऑयल बनता है जमीन के भीतर, हम आप तुरंत बना नहीं सकते। फॉसिल ऑयल जो होता है उसको आप नष्ट कर दीजिए, तेल कंपनियों को नष्ट कर दीजिए। आप एक तरफ ऊर्जा संकट बोल रहे हैं और दूसरी तरफ तेल कुओं को युद्ध में विनाश खत्म कर रहे हैं। ये कौन सा विवेक है? तो ऊर्जा संकट किसने पैदा किया? जिसने युद्ध को थोपा है, जिसने बातचीत को रोका है, और जिसकी सनक के आगे ये दुनिया में किस्म किस्म से, हॉर्मुज के कारण थोड़े ऊर्जा संकट पैदा हुआ है। ये तो आर्टिफिशियल बातें हैं कि हॉर्मुज के कारण ऊर्जा संकट पैदा हुआ है। अरे आप तेल कुओं को बर्बाद कर रहे हैं, वहां बम गिरा रहे हैं, ऊर्जा संकट वहां से पैदा हो रहा है। आप जहां गैस बनती है उस प्लांट पर हमला कर रहे हैं, ऊर्जा संकट वहां से पैदा हुआ है। इसलिए हॉर्मुज को रोकने से कोई तेल बर्बाद नहीं होता है, उसकी आवाजाही थोड़े समय के लिए रुक जा सकती है, लेकिन तेल डिस्ट्रॉय तो नहीं होता है। तो ऊर्जा संकट हॉर्मुज के कारण क्यों होगा? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थोड़ी देर के लिए हो सकता है। तो इसके लिए हॉर्मुज करना और उसके बाद में उसको दुनिया से आपको समर्थन लेना, ये भी अपनी छाती पीट रहा है अमेरिका, और कुछ नहीं कर रहा है। जी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको भी लगता है कि यहाँ दो बातें, चूंकि व्यापार की बात है इसलिए आपके पास आना जरूरी था, दो बातें जो अभी हमारे साथी कुमैल भोजनानी जी कह के गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात, और जो आगे बढ़ा रहे हैं दूसरे ढंग से हमारे साथी प्रेम कुमार जी, यहाँ व्यापार, इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप की एक नज़र व्यापार पे है, जिसमें वो सेंसेक्स का, उधर डॉ जोन्स का और बाकी तमाम दुनिया भर के शेयर मार्केट में जो उथल पुथल है उसमें पैसा कमाना। दूसरा, इधर डील की बात जो इंसान करता रहा वो डील भी यहाँ दिखाई दे रही है, जिसमें वो कह रहे हैं अरबों डॉलर हम कमा लिए या गिफ्ट दे दिया ईरान ने। तो क्या सचमुच ये अरबों डॉलर का गिफ्ट जो है वही बाजार से है? इसको कैसे देखा जाए अगर इस जंग को डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रकृति है, जो नेचर है, और उसमें व्यापार का ही पुट सबसे ज्यादा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहां देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल ईरानी मित्र ने जो बात कही, ये 2 दिन पहले मैंने भी डिबेट में कही थी कि ये शेयर मार्केट के अंदर तेजड़ियों और मंदड़ियों के माध्यम से एक दिन मार्केट 3% बढ़ता है, दूसरे दिन 3% गिर जाता है। और मैंने अमित शाह साहब का भी वो एग्जाम्पल लिया था, जब जून में 2024 में रिजल्ट आने वाले थे, उसके पहले उन्होंने 7% मार्केट को बढ़ाया था और रिजल्ट के बाद 7% मार्केट गिर गया था। तो लाखों करोड़ों का 12 न्यारा तो कर लिया उनके इनसाइडर ट्रेडर्स ने, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखिए, बचपन में एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक पेड़ जो था वो कटा हुआ था, कुल्हाड़ी जो वो था लकड़हारा, वो कुल्हाड़ी लगा के चला गया था। एक बंदर वहां पे गया, उसने ये कुल्हाड़ी से खेलने लगा, तो कुल्हाड़ी तो निकल गई, उसकी पूंछ उसमें फंस गई। देखिए, वास्तविकता यह है राजीव जी, आप खुद सोचिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से सोचिए, रूस फंसा हुआ था यूक्रेन में जी। अच्छा, यहां पे चीन की जो अर्थव्यवस्था थी उससे अमेरिका भारी पड़ रहा था। बिना बात के लिए आपने जाके इजराइल को पता नहीं क्या आपने रणनीति और क्या राजनीति आपने सोची कि अपनी पूंछ वहां पे फंसा ली। तो व्यक्तिगत तौर पे तो आपके तेजड़िए और मंदड़िए तो आपके फायदे में हो गए, लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने कमा लिया। लेकिन बाई इलेक्शंस में जो स्थिति बन रही है, और आज के तारीख में हर जगह स्थिति बन रही है कि आप एक रिजीम चेंज कराने के चक्कर में थे, आपके गल्फ कंट्रीज के अंदर भी अब ऐसी स्थिति बन रही है कि वहां पे रिजीम चेंज हो जाएगी, नेतन्याहू की भी रिजीम चेंज हो जाएगी और अमेरिका की भी रिजीम, पूरे विश्व में आपने शत्रु बना लिए। तो वास्तविकता में अमेरिका ने ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है, और जिस प्रकार का जर्मनी ने रूस के अंदर ब्लंडर किया था, ये उसी प्रकार का ब्लंडर है। आपको लेना देना नहीं था, अच्छी तरह से रूस को परेशानी हो रही थी, लेकिन रूस को आपने ब्रीदिंग स्पेस दे दिया, वो अपना तेल बेच रहा है पूरी तरह से। चीन और रूस जो है इंटरलिंक हो गए हैं, चीन की तेल की आवश्यकताएं अब पूरी हो रही हैं, रूस उनको सीधे भेज रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से उनको कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रेट उनका तेल जा रहा है।
और ईरान इस चीज का फायदा उठा के बांग्लादेश से, श्रीलंका से सबको अपनी तरफ से कर रहा है। और अरब कंट्रीज के अंदर जनता आज के तारीख में, फिर अपनी बात को दोहराता हूं, अगर डेमोक्रेटिकली फेयर इलेक्शन हो जाए तो वहां की सत्ताएं भी बदल जाएंगी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनता यहाँ पे ज़रा आगे बढ़ते हैं। इधर हिंदुस्तान ज़रा जल्दी से आना चाहता हूँ। आज शकील जी, आज 5 बजे से जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी सत्ता पक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री जी गायब थे उससे। प्रधानमंत्री, इतने बड़े संकट के समय सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री उस बैठक में नहीं थे। क्या कोई विशेष कारण? क्योंकि नॉर्मल सर्वदलीय बैठक जो होती है, चलो किसी चीज़ पे आपस में चल रही है खींचतान या देश के अंदर की बात हो, लेकिन यहाँ तो आप 2 दिन भाषण दिए जिसमें उन्होंने कोविड काल की याद दिला दी लोगों में। आज मेरे पास कितने सारे फ़ोन आए शकील जी कि क्या सचमुच यहाँ अपने देश में लॉकडाउन लगने वाला है? आप तो बता सकते हैं, आप तो मीडिया वाले हो, आप बता दो और उस हिसाब से तैयारी करें। तो प्रधानमंत्री लॉकडाउन की बात करके, लॉकडाउन नहीं कहा उन्होंने, लेकिन इतना कहा कि कोविड काल की तरह अपना हमारी परिस्थिति अभी खराब हो सकती है। और ऐसे संकट के वक्त पे आप अगर यहाँ पर सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, उस बैठक से खुद नदारद, तो मतलब क्या, मायने क्या है और क्या कुछ है यहाँ हिंदुस्तान में? और ज़रूर उधर अमेरिका की तरफ चलिए जल्दी से और उसमें डोनाल्ड ट्रंप की बात ज़रूर कीजिए। जी शकील जी। करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो खासम खास हैं भारत में, जिन्हें राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं अब वो ट्रंप की कठपुतली बन गए हैं, जो ट्रंप कहेंगे वही मोदी करेंगे। तो पता नहीं ट्रंप को ऑल पार्टी मीटिंग की खबर थी या नहीं थी, या उसमें भी उसका इंटरेस्ट है, जो भी हो, मगर प्रधानमंत्री आज फिर नहीं आए ऑल पार्टी मीटिंग में। आज फिर हम क्यों कह रहे हैं? इससे पहले पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद जब ऑल पार्टी मीटिंग की थी उसमें भी प्रधानमंत्री नहीं थे। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि भाजपा से लेके, गोदी मीडिया से लेके भक्त तक सब सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी लोकसभा में भी नहीं थे और राज्यसभा में भी नहीं थे, प्रधानमंत्री ने दोनों जगह वक्तव्य दिए। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। वो राहुल गांधी की राज्यसभा में होने की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें कोई जाके बता दे कि प्रधानमंत्री दोनों जगह जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य वो राज्यसभा नहीं जा सकते। कोई भी लोकसभा का सदस्य राज्यसभा नहीं जा सकता, कोई भी राज्यसभा का सदस्य लोकसभा नहीं जा सकता। हाँ, प्रधानमंत्री और मंत्री दोनों सदनों में जा सकते हैं। दूसरी बात, जिस दिन प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया, उससे करीब 1 घंटे पहले सूचना आई थी कि प्रधानमंत्री 2 बजे लोकसभा में वक्तव्य देंगे जी। राहुल गांधी का उससे पहले प्रोग्राम गुजरात का लग चुका था। राहुल गांधी सुबह ही गुजरात के लिए रवाना हो गए। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी लोकसभा में नहीं थे। और आश्चर्यजनक ढंग से बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि राज्यसभा में भी नहीं थे। राज्यसभा में राहुल गांधी कैसे हो सकते हैं? और राज्यसभा की भी किसी को पहले खबर नहीं थी, राज्यसभा का भी नहीं बताया उन्होंने। कायदे से तो उसी दिन जाया जाता है, मगर नेक्स्ट डे गए तब भी 1 घंटे पहले ही मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी इस तरह से कभी नहीं आते हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि राहुल लोकसभा में कितने आते हैं, उनका परसेंटेज वोट जोड़ जाड़ के बताते हैं तब भी 60 के आसपास जाता है। प्रधानमंत्री जी तो आते ही नहीं है, वो कोई बात नहीं करता। दूसरी बात, टीएमसी ने आज बायकॉट किया ऑल पार्टी मीटिंग का। उन्होंने कहा कि उस मीटिंग से कोई फायदा नहीं है। जिस मीटिंग को बुलाने वाले हम पे आरोप लगाते हैं, हमारे यहाँ पे बिहार बंगाल में फ्री एंड फेयर चुनाव आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और ये उसको विश्वास पे नहीं ले पाए। पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री बुलाते हैं, सरकार बुलाती है, उनका काम था, दायित्व था कि वो सारी पार्टियों को विश्वास में लेती। गांधी आज केरल भी नहीं जा पाए, उनका प्रोग्राम लगा हुआ था क्योंकि सोनी की तबीयत खराब हो गई थी रात को, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो राहुल हॉस्पिटल में हैं। खड़गे जी नहीं जा पाए, खड़गे जी को उनकी जगह केरल जाना पड़ा। लेकिन 8 मई को जो ऑपरेशन, जो पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद ऑल पार्टी मीटिंग थी, उसमें दोनों मौजूद थे, राहुल गांधी एंड खड़गे। तो ये कहना एक फोबिया जैसा लगता है कि राहुल 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 का बुखार जो है उतरता ही नहीं है। अब दूसरी बात, आप जो ट्रंप साहब की कह रहे थे, जो ट्रंप साहब दावे कर रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया और सीज़फायर समझौता होने वाला है, तो हमें वही याद आता है कि दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।
कुछ नतीजा न सही इश्क की उम्मीदों का। जी मालूम है उन्हें कि इश्क की उम्मीदों का कोई नतीजा नहीं है, लेकिन इश्क की क्यों उम्मीद नहीं है? कुछ नतीजा न सही इश्क की उम्मीदों का, इसलिए कि वन साइडेड प्रेम है ये, खाली ये नहीं मालूम है, एक तरफ से ही वो कह रहे हैं वन साइडेड ओनली हैं। तो अब उनकी हालत ये हो गई है कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम। आपने युद्ध क्यों शुरू किया था? आप वहां पे क्या करना चाहते थे? और ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान ऐसा जवाब देगा। पूरी दुनिया मान गई है। अब वो बात कर रहे हैं कि मेरी उससे बात हो रही है, मेरी ईरान में उससे बात हो रही है। 2, 4, 5, 10 ऐसे लोग कहीं पे भी हो सकते हैं जो फीलर की तरह काम में आते हैं, जो आपसे बात कर सकते हैं। ये ट्रैक 2 भी नहीं है, ये ट्रैक 4, ट्रैक 5 है। ये ट्रैक 4 और ट्रैक 5 में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। कभी वो कोई जर्नलिस्ट भी हो सकता है, कभी कोई सरकारी अफसर भी हो सकता है, कभी किसी संसद का कोई अधिकारी या कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हमें मालूम है, आप लोगों को भी मालूम होगा कि किसकी तरफ उनका इशारा है, लेकिन उसका महत्व कितना है वहां पे? क्या वो वहां पे जो सरकार है, जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसको टेबल पे ला सकता है? नहीं। इसीलिए बार बार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, और सही कहा जा रहा है, कि ये फाइनल फैसला होगा। और इसलिए जरूरी है क्योंकि बार बार वो ईरान को कटघरे में खड़ा करते हैं। और आप समझौते की बात कर रहे हैं। वेयर इज इजराइल? इजराइल कहां है? इजराइल को सारी शर्तें मानना पड़ेगी। असली दोषी इजराइल है। ईरान का झगड़ा डायरेक्ट अमेरिका के साथ नहीं है। इजराइल और इजराइल के साथ दुनिया के बहुत सारे देशों का, और बहुत सारे देशों के अलावा दुनिया की अधिकांश जनता का झगड़ा जो है, या नाराजगी जो है, या गुस्सा जो है, इजराइल के शासकों के प्रति है। इजराइल के नागरिकों के प्रति नहीं, इजराइल के शासक जो उनके प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनके प्रति है कि उन्होंने जिस तरह गजा में नरसंहार किया और जिस तरह उन्होंने ईरान को खत्म कोशिशें की, लेबनान को खत्म करने की कोशिशें करी, तो वहां का गुस्सा है जी। दूसरी बात, जो गल्फ कंट्रीज हैं वो बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गए हैं। ये जो खबरें आ रही हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कहा कि युद्ध जारी चाहिए, ईरान को मिटा दो। इससे पूरे गल्फ कंट्री में बहुत खराब संकेत गया है, वहां की जनता में खास तौर से, कि भाई ईरान को क्यों मिटा दो? ईरान की गलती क्या है? आपने ईरान के ऊपर हमला किया। ईरान अपने बचाव के लिए जवाबी कार्रवाई कर रहा है, वो बहुत बहादुरी से कर रहा है। उस बहादुरी का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। राजीव जी, यहाँ पे आपने 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए, और हमें लगता है जितने हमने देखे 7-8 जो हैं अलग अलग ईरान से गेस्ट आपने यहाँ बुला के बिठाए होंगे। जी जी 7-8 होंगे, 8-10 होंगे आराम से। और सबने एक स्वर में एक बात कही कि ईरान की जनता जो है अपने राजनीतिक नेतृत्व के पूरी तरह साथ है, सड़कों पे है और पूरी हिम्मत से लड़ रही है। ऐसा कभी हमने नहीं देखा। युद्धों के बारे में पढ़ा तो बहुत है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके। ये तस्वीर देखिए ना, ये तस्वीर, ये साफ आप इससे कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये वो देश है जहां युद्ध है, जहां कभी भी मिसाइलें दागी जा रही हैं, जहां अस्पताल के ऊपर और स्कूलों के ऊपर, वहां के ऊर्जा फैसिलिटीज़ के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं। वहाँ के लोग सड़क पे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, अल्लाहू अकबर और जीत के नारे लगा रहे हैं। ये संभव है क्या किसी और देश में? कहीं संभव नहीं है, और उसकी गवाही संभव नहीं है। ये 7-8 आपके गेस्टों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि वो गवाही एक स्वर में सब बोलते हैं कि हाँ, वहां के लोग किस तरह लड़ रहे हैं। हम यही बता रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद अमेरिका ने कितने लोगों को युद्ध में झोंका, कितने देशों को, वो सब पड़ा है। और कुछ युद्ध खुद भी देखे हैं हमने, सीमाओं पे जाके भी देखे हैं कुछ। तो ऐसा जज्बा जो है कभी जनता का नहीं होता है। ये जनता का जो जज्बा है, ये बता रहा है कि जनता का जज्बा अपने राजनीतिक नेतृत्व के साथ तो है ही, लेकिन सिर्फ उसके साथ होने से नहीं होता। ये गुस्सा है इजराइल के प्रति, ये नाराजगी है इजराइल के प्रति, और नाराजगी अमेरिका के प्रति भी है।
कि तुम हर बार हमारे यहाँ के हमले करते हो, धमकी देते हो, प्रतिबंध लगाते हो, ये कब तक आखिर? ये जो बात कहते हैं कि वहां पे जो आयतुल्ला अली खामनेई ने 40 साल जो लोगों को तैयार किया, वो वाकई सही बात है। उन्होंने उनकी मानसिकता ऐसी बनाई है कि आखिर कब तक दबोगे, कब तक जुल्म सहोगे, उठो, खड़े हो और एक ना एक दिन लड़ना पड़ेगा। और ये उसकी तैयारी है। ये इतना ड्रोन, इतना मिसाइल एक दिन में इकट्ठा नहीं होता है। और रूस, चीन, दुनिया के सारे देश कुछ डायरेक्टली दे रहे हैं, कुछ इनडायरेक्टली दे रहे हैं, कुछ चुप रह के दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं समर्थन ईरान का? इसीलिए दे रहे हैं कि असली दोषी इजराइल है, गलती अमेरिका की है और उन्हें उसकी सजा मिलना चाहिए। और वही अब ट्रंप साहब जो हैं अपने बच निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। जैसे वो छायावादी कविता नहीं होती थी अपने दौर में, कि जिसमें आपके समझ में आधी बात आती थी, नहीं आती थी। वो छायावादी कविता जो है वो हमारे ट्रंप साहब कर रहे हैं, कि जिसमें लग रहा है कि उनके पास कोई आ भी रहा है और वास्तव में कुछ है भी नहीं है। जी जी, वो उन कविताओं में एक सवाल आता था कि कवि का मतलब क्या है, नहीं, इन पंक्तियों आशय क्या है, आशय क्या है, आशय क्या है, जी, भाषा क्या है, इन पंक्तियों से कवि का आशय क्या है। जी, तो यहाँ पर सुनील शुक्ला जी ज़रा ये बताइए कि हमारे एक नए कवि साहब जो पैदा हुए हैं इस दुनिया में, डोनाल्ड ट्रंप जिनका नाम है, उनके आज के मैसेज का आशय क्या है? उन्होंने जो मैसेज किया है, पहले मैं रख चुका हूँ, अगर आप कहेंगे तो दोबारा रख दूंगा, लेकिन उस मैसेज में साफ साफ वो ये कह रहे हैं कि कल उन्होंने जो किया वो अद्भुत था। उन्होंने मतलब ईरान ने जो किया कल वो अद्भुत था। उन्होंने हमें एक तोहफा दिया, वो तोहफा आज पहुंचा। ये बहुत बड़ा तोहफा था जिसकी कीमत अरबों डॉलर में है। मैं आपको नहीं बताऊंगा वो तोहफा क्या, ये बच्चे की तरह नहीं 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 ये लॉलीपॉप मेरे लिए भेजा है, तुमको नहीं दूंगा, तो ये तोहफा क्या है नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण था और उन्होंने हमें दिया। ये तोहफा परमाणु हथियार से संबंधित नहीं था। ये भी बोल रहे हैं ये वो नहीं है, वो लॉलीपॉप नहीं है जो दिए थे, मेलोडी डी नहीं है, ये दूसरा वाला है, नहीं बताऊंगा मैं, बल्कि तेल गैस से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब ये तेल गैस से जुड़ा हुआ था कह रहे हैं। इसका मतलब मेरे लिए यही काम है कि हम सही लोगों से बात कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि मेरे लिए इसका मतलब यही है कि हम सही लोगों से बात कर रहे हैं। ये वास्तव में हम जो चाहते थे वो रिजीम चेंज है। आप जानते हैं ये शासन में बदलाव है, क्योंकि नेता वो नहीं हैं जिनसे हम शुरू में मिले थे, जिन्होंने सारी समस्याएं खड़ी की। मतलब जो मर गए, जिनको हमने मार डाला, जिनको शहीद कर दिया, ये वो नहीं हैं, ये दूसरे लोग हैं। मतलब हम जैसा चाहते थे हमने रिजीम चेंज कर दिया, हमको तोहफा मिल गया। परमाणु से मामला नहीं, गैस से जुड़ा हुआ है, समझ लीजिए। और ये इनका आशय क्या है ज़रा आप बता दीजिए, कवि का भावार्थ। धन्यवाद राजेश जी। कवि क्या कहना चाहता है जी। सवाल इस बात का है कि ट्रम्प साहब बिल्कुल सही है, मैं उनकी बात से एक एक शब्द से मैं सहमत हूं। जो शहीद हो गए वो उनको तोहफा देने वाले नहीं थे। जो युद्ध कर रहे हैं वो ट्रंप की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो आज ईरान में जो रहनुमा है वह अपने देश की अस्मिता को बचाने के लिए जान गंवाने के लिए तैयार है। वह कोई भी तोहफा देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो लोग तोहफा देने के लिए तैयार हैं ट्रंप साहब को, उनसे ट्रंप साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। वो जो तोहफा दे, अरबों रुपए का तोहफा दे दे, जो उनका मनोरंजन करे, उससे बात करने में क्या बुराई है, करते रहिए आप। सवाल है कि आपने रिजीम चेंज करने की बात जहां की थी और आप कह रहे हैं कि रिजीम चेंज करना मेरा उद्देश्य था, तो कहां आपने रिजीम बदला? आपने उन चेहरों को बदल दिया जिनसे आप बात करना चाहते हैं, और वो चेहरे जो आपको तोहफा देने के लिए तैयार हैं, ले लीजिए। सवाल है कि जो ईरान आज संघर्ष कर रहा है, जो मिसाइलें दाग रहा है, जो अमेरिकी सरकार के किसी शर्त को, ट्रंप के किसी शर्त को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है, वहां पे तो दूसरे लोग हैं। वहां के विदेश मंत्री कराची हैं, वहां के संसद के अध्यक्ष का नाम आपने बताया ही, वहां पे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं वो मुस्तफा खामनेई साहब हैं।
अगर इन्होंने आपको तोहफा दिया है तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। इनको संबोधित करके जिनके ये रहनुमा हैं, उन्होंने तो आज तक ये भी नहीं कहा कि वो ट्रंप से बात करने के लिए तैयार है। वो तो यह भी नहीं कह रहे हैं कि वो युद्ध विराम चाहते हैं। वो यह भी नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप की शर्तों पर हम बातचीत करेंगे। ये दूसरे लोग हैं। तोहफा लेने वालों से आप बात करते रहिए। सऊदी अरब आपको तोहफा देने के लिए तैयार है, वो आपको आमंत्रित कर रहा है कि आप ईरान के खिलाफ संघर्ष कीजिए। यूएई आपको आमंत्रित कर रहा है, उनके आपने अपना बेस बना रखा है, उसके लोगों ने आपको ऑलरेडी पहले से अरबों रुपए का विमान तोहफे में दे रखा है। आप उनसे बात कर लीजिए, आप कुवैत से बात कर लीजिए, कतर से बात कर लीजिए, या बहरीन से बात कर लीजिए, जो विषय पड़े हैं आपके लिए। तो अगर वो ऐसे लोगों से ट्रंप साहब बात कर रहे हैं जो उनको तोहफा दे रहे हैं, तो उनकी बात बिल्कुल सही है। वो तोहफा देने वालों से ही बात कर रहे हैं, घाव देने वालों से बात नहीं कर रहे हैं। वो पीड़ा देने वालों से बात करने की उनके पास ताकत नहीं है। वजह यह है कि उन्होंने मान के चल रहे थे कि पीड़ा देने की ताकत ईरान में नहीं है। वो मान के चल रहे थे कि 2 दिन के अंदर वह ईरान को घुटनों पे ला देंगे। उनको यह विश्वास था कि जिस देश को वह 40 सालों से आर्थिक प्रतिबंधों के बीच दबा के रखे हुए हैं, उसके पास इतनी ताकत बची ही नहीं है कि वो अमेरिका जैसी बड़ी ताकत से युद्ध में मुकाबला कर ले। आपको यह हलाम तो यह था, और ईरान ने आपका बाजा बजा दिया। आप किसी बात को सुनने के लिए नहीं तैयार है। जिन बातों को कह रहे हैं ट्रंप, वो बातें ईरान हमेशा से दोहराता रहा। ईरान नहीं, ईरान के जो सबसे बड़े धर्मगुरु, उन्होंने कहा था कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, ये इस्लाम के खिलाफ है। और ये ऐसे लोग हैं जो दोहरी बातें नहीं करते, जो आप जो कहते हैं वो उनके सामने है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये इस्लाम के खिलाफ है परमाणु बम बनाना, लेकिन वो अपने शांति के उपयोग के लिए परमाणु का संवर्धन रोकेंगे नहीं, वो चलाते रहेंगे। तो परमाणु बम न बनाने का जो आज आश्वासन ट्रंप बता रहे हैं कि ईरान दे रहा है, वो हमेशा से कहता रहा है। यही नहीं, जो वो कहता रहा है उसको अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने साबित भी किया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी ने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं जिससे लगे कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को इस जो इंटरनेशनल अथॉरिटी है उसके संरक्षण में चलाने से कभी इनकार नहीं किया। उससे वो ऑडिट कराने में कभी उसने इनकार नहीं किया। खुले रखे दरवाजे कि आइए आप देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बंद नहीं करेंगे। आज ट्रंप की जो नीतियां हैं वो भले मजबूर कर रही हो इस ईरान को कि वो परमाणु बम बनाए अपनी सुरक्षा के लिए, अन्यथा ईरान ने कभी भी ये बात नहीं कही कि हम विस्फोट करेंगे या परमाणु बम बनाएंगे। अगर ईरान ये कह रहा है कि हमको यह आश्वासन चाहिए कि आने वाले दिनों में अब भविष्य में युद्ध नहीं होगा, क्या गलत कर रहा है? अगर वो ये कह रहा है कि इस युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करनी पड़ेगी, इजराइल करनी पड़ेगी, क्या बुरा कर रहा है? इस युद्ध को तो ईरान ने छेड़ा नहीं। इस युद्ध को तो थोपा गया इजराइल और अमेरिका की ओर से। अगर वह इन शर्तों की बात कर रहा है तो क्या गुनाह कर रहा है? अगर ईरान अपने संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, अपनी सीमाओं के लिए लड़ रहा है, अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है, तो वह होर्मुज में ट्रंप साहब को क्यों झोपड़ी बनाने के लिए आमंत्रित करेगा? क्या ये उसको उत्तरी तट पे अभी एक झोपड़ी बना के रहने लगी है? क्यों कहेगा वो? क्यों ट्रंप की बातों को स्वीकार कर लिया जाए? तो जो आपने शुरुआती समय में कहा कि ट्रंप साहब अब सनक के पीड़ित हैं, अब शब्द ठीक नहीं है, वो सर्वदा से सनक के पीड़ित हैं। उनका कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको आप बहुत ही तार्किक, विवेक युक्त, तर्क संगत, दुनिया की भलाई के लिए, अपने देश की भलाई के लिए उन्होंने किया हो। जो व्यक्ति हर क्षण अपनी बातों को बदलता रहे। कल तक जो हमें ट्रंप कहा करता थे कि वह ईरान में रिजीम बदलेंगे, वो ईरान रिजीम की बात ही करना उन्होंने बंद कर दिया। और यह कहना कि अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बहुत ही सतही निष्कर्ष है। इजराइल का ऐसा कोई भी युद्ध आप नहीं बता सकते हैं जो खाड़ी के देशों के साथ इजराइल ने लड़ा हो और उसमें अमेरिका सहयोगी न बना हो। उसके निर्माण काल से लेकर के 1973 की लड़ाई सबसे एक बड़ी लड़ाई थी, जिसमें उसने सीरिया और मिस्र के खिलाफ उसने जमीन पर कब्जा किया। युद्ध में हारने की नौबत हुई तो अमेरिका खड़ा हो गया और जम के उसने मदद की। इजराइल के पास आज जो भी ताकत है उसमें अमेरिका की ताकत है, चाहे पैसा हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, चाहे सैन्य शक्ति हो,
चाहे कृषि का विकास हो, हर जगह अमेरिका मौजूद है। और अमेरिका इजराइल के खिलाफ कतई नहीं जा सकता। आज इजराइल, यह जो युद्ध है इजराइल के नाम पर ही अमेरिका लड़ रहा है, लेकिन वह इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। कोई ऐसा युद्ध नहीं हो सकता खाड़ी के देशों में जिसमें इजराइल शामिल हो और अमेरिका न शामिल हो। वो आएगा ही आएगा। यह कह करके आप कोई बचने का रास्ता अमेरिका को नहीं दे सकते कि इजराइल के कारण वो युद्ध में शामिल हो गया। क्यों शामिल हो गया? क्या अमेरिका के पास ज्ञान नहीं है कि इसमें हमारा हित नहीं था या नहीं है? हम ये जो युद्ध शुरू करने जा रहे हैं, इस युद्ध से मानवता का, दुनिया के आर्थिक विकास का, दुनिया के सामने ऊर्जा संकट की स्थिति कैसे पैदा होगी? ये इस युद्ध के लिए, इस विनाश के लिए ट्रंप जिम्मेदार है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को और दुनिया को आश्वासन देकर के आया था कि वो शांति बहाली के लिए जाना जाएगा। वो यह कह करके आया था कि एक भी युद्ध नहीं शुरू होगा। वो यह कह करके आया था कि जो उसके पूर्ववर्तियों ने विभिन्न युद्धों में देश को शामिल किया, वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी और देश के खिलाफ था। ये हर आए दिन युद्ध करता है, जहां देखिए वहां युद्ध में शामिल हो जाएगा, जहां देखिए वहां सरकार को बदलने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, पहली बार उसको ईरान जैसा देश मिला, एक बार वियतनाम मिला, इस बार ईरान जैसा देश मिला जिसने एकदम जम करके मुकाबला किया। और आज बदले हुए इस अंतरराष्ट्रीय सिनेरियो में रूस और चीन जैसे देश भी उसके साथ खड़े हैं। और ईरान ने यह स्थिति नहीं पैदा होने दी कि वो ट्रंप की शर्तों को स्वीकार कर ले। ट्रंप के द्वारा 5 दिनों का युद्ध विराम घोषित करने के बावजूद ईरान इजराइल के ठिकानों पर हमला कर रहा है। ईरान उन सभी खाड़ी के देशों पर हमला कर रहा है जो अमेरिका के सरपरस्त हैं, जो अमेरिका को मदद कर रहे हैं। ईरान अपनी बातों से कब हटा है और ईरान को दुनिया में आज उपजी हुई किसी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। थोपे हुए युद्ध को लड़ना किसी भी तरह से उसको आप गैर वाजिब नहीं ठहरा सकते। वो अगर वह युद्ध नहीं लड़ता तो अपने देश को तबाह करता, और कोई भी देश कैसे इस बात को स्वीकार कर सकता है? ईरान, आप ये भी नहीं कह सकते कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। उसको पाकिस्तान डाल दे। पाकिस्तान ने पंचपद के बंटने की कोशिश की, उसने कहा कि नहीं कौन होता है पाकिस्तान बात करने वाला, उससे हम बातें नहीं करेंगे। और न केवल कहा बल्कि करके दिखा दिया जब उसके मालवाहक पोत को उसने हॉर्मुज से जाने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं ये नहीं जा पाएगा, ये गैर इसको हम स्वीकार नहीं करते। ये स्थिति है। तो ईरान आज जो मैं ट्रंप की बात से सहमत हूं कि वो ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो उनको तोहफे दे रहे हैं। वो लोग नहीं है जो जिनके लिए ईरान लड़ रहा है, जिसके सर्वोच्च धर्मगुरु मुस्तफा खमेनी साहब है। जी बिल्कुल। और इसलिए जो वहाँ के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि शायद ट्रंप से ही बात कर रहे हैं, अपने अंदर ही बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ईरान ये जानता है कि अगर उन लोगों से जिनसे बात होनी चाहिए उनसे तो वो बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशांत जी, ज़रा आपके पास आना चाहता हूँ, ट्रंप के ही बयान के साथ आपके पास आना चाहता हूँ कि ट्रंप ऐसे बयान रोज पलटू टाइप के बयान क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो 15 पॉइंट का उनका एक शिगुफा आया है, शिगुफा ही कहना ठीक होगा उसको, उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है वो। अब वो तो पाकिस्तान पे हो रहा है जो अपने आप में एक ऐसा देश है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी डिप्लोमेटिक मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में, एक बात। दूसरी बात की उस बातचीत में, जैसे शकील जी ने भी कहा, इजराइल शामिल ही नहीं है और इजराइल पाकिस्तान जा भी नहीं सकता, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। तो इजराइल अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा ऐसी किसी डील में तो इसमें का कोई मतलब नहीं है। अब जो डील को बात करने वाले वो कौन लोग हैं, ये भी मजेदार है। स्टीव विटकॉफ, अभी आपने भी नाम लिया था, रिप्रेजेंटेटिव ट्रंप के, ये कोई डिप्लोमेट नहीं है ना, ये कोई पॉलिटिशियन है, ये प्रॉपर्टी काम करते हैं, ये रियल एस्टेट डेवलपर हैं, बिल्डर हैं ये जी। और इनको कतर ने इनकी कंपनी में बड़ा पैसा भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये अब एक बिल्डर बात करेगा और दूसरे कौन है? जेरेड कुशनर, जेरेड वो कुशनर। ट्रंप, हाँ
वो कौन है? वो ट्रम्प साहब के दामाद हैं। यानी एक प्रॉपर्टी डीलर और एक दामाद, ये एक अंतरराष्ट्रीय समस्या पे बात कर रहे हैं, उसमें पीस का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, वो भी ट्रम्प की सरपरस्ती में। मतलब इससे बड़ा मतलब कॉमेडी सर्कस क्या होगा? इसीलिए आप देखिए कि यूरोप और नेटो के देश इसमें बिल्कुल खामोश हैं। ना उसमें वो कोई बयान दे रहे हैं, ना उसमें कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पीस प्रोसेस में, क्योंकि ये पीस प्रोसेस है ही नहीं। मोदी जी जाके इजराइल से मेडल ले आए और वहां पे चले भी गए, वो ट्रम्प के साथ खड़े हुए हैं, ट्रम्प से फोन पे बात कर रहे हैं। हो सकता है मोदी जी बहुत गंभीर हो, लेकिन ये कि सवाल ये कि ये जो एक्सरसाइज पूरी है ये क्या होगी? अब उसके बाद जो जो पॉइंट है वो इम्पॉसिबल पॉइंट है, उसको ईरान क्यों मानेगा? ईरान पहली बार तो 45 साल में एक उम्मीद की किरण देख रहा है, जब उसके ऊपर सैंक्शन लगे कि हरमोज के जरिए वो ग्लोबल इकोनॉमी से रिकनेक्ट हो सकता है। आप कह रहे हैं कि हरमोज आप हमको दे दो। अच्छा, उसके बाद ये जो महाशय हैं स्टीव विटकॉफ, ये कॉम्प्लेक्स इशू है, मैरीटाइम इंटरनेशनल लॉ लगता है उसमें, हर देश की 12 नॉटिकल माइल्स की सीमा होती है समुद्र में भी, उसके बाद एक्सप्लोरेशन की सीमा उसके भी 4 गुना ज़्यादा होती है। तो और ये जो संधि है वो 31 किलोमीटर चौड़ी है, जल डमरू 167 किलोमीटर लंबी है। तो इसमें ईरान और ओमान के बीच में कोई इंटरनेशनल वाटर आएगा ही नहीं, जो उसका नैरोवेस्ट पॉइंट है जी। वो दोनों के सॉवरेन बॉर्डर में आएगा। एक आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो उसने जिंदगी भर बिल्डिंगें बनाई हैं, प्रॉपर्टी काम किया है इधर उधर, वो इतनी कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम को कैसे डील करेगा? मुझे तो ये समझो, जो लोगों का चुनाव है, जेड कुशनर का क्या अथॉरिटी है? अच्छा, ये कोई डील कर भी लेंगे तो क्या अमेरिका की पार्लियामेंट इनको मानने जा रही है कि हाँ भाई ये ट्रम्प साहब के दामाद डील करके आए थे इसलिए ये बड़ा वाजिब चीज है, या ये प्रॉपर्टी काम करने वाले डील करके आए तो ये बड़ा वाजिब है? तो क्या अमेरिका की कांग्रेस ने इनको अप्रूव किया? क्या सीनेट ने अप्रूव किया? हम अमेरिकन सिस्टम जानते हैं कि वहां पे सीनेट और कांग्रेस अप्रूव करती है जी। कल उसका कि सीनेट कमेटी बैठे और इनको बुलाया भी जाए, और इनको समन जाएगा तो इनको जाना पड़ेगा वहां पे। तो ये पूरा एक मजाक है, और मजाक वो भी तब हो रहा है कि जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिली हुई है। भारत में लाइनें लगी हुई हैं, स्टॉक मार्केट में 48,000 करोड़ रुपए निकल चुका है। स्टॉक मार्केट मतलब हमको जबरदस्त आर्थिक नुकसान हो रहा है। हमारी इन्वेंट्री जो है वो बहुत बॉटम लेवल पे है इन्वेंट्री। जहाज हमारे 22 खड़े हुए हैं, 1-2 जहाज निकल पाते वरना तो खड़े हुए हैं। तो इतनी गंभीर समस्या पूरी दुनिया के सामने है, और उसमें इस तरीके का एक मजाक जो है वो ट्रम्प की तरफ से हो रहा। वो भी अभी तो अमेरिका में सुबह हो गई, हो सकता है कि अभी ये प्रोग्राम खत्म होते होते कुछ नया बयान आ जाए। जी। उनको बयान देने की बीमारी है, और उनका पिछला बयान और अगले बयान के बीच में कोई तारतम्यता भी नहीं होती है। कुछ और होता है, वो आगे कल आज हो सकता है कि भी रात तक कुछ और बयान आ जाए जिसमें कि वो पिछली कोई बात ही नहीं हो। तो ये समस्या जो है गंभीर है, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अभी ईरान की तरफ से कोई सीज फायर नहीं होगा, और ईरान हमले बराबर कर रहा है और उनकी तरफ से भी हमले हो रहे हैं। और ऐसी बातचीत, कैसी बातचीत है? ट्रैक 2 है, ट्रैक 3 है, जो बातचीत हो रही है। आप मरीज भी भेज रहे हैं, इजराइल हमले भी कर रहा है, ईरान भी हमले कर रहा है, और बातचीत भी हो रही है। कभी ऐसा सुना है? तो ट्रम्प साहब को बार बार जो हम लोगों ने शुरू से कहा है कि इनको युद्ध से निकलने का एग्जिट पॉइंट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल। और वो डाइवर्ट करना चाहते हैं।
और हरमोस की संधि अमेरिका क्लियर नहीं करा सकता है। हम लोग इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका 20th सेंचुरी की वॉर मशीनरी के साथ चुनाव लड़ रहा है 21st सेंचुरी में, इसलिए कामयाब नहीं हो रहा है। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, आप क्या कहेंगे, क्या आपको क्या लगता है? राजीव जी, देखिए, जो इस समय परिस्थितियां बन रही हैं उनमें एक चीज तो स्पष्ट नजर आ रही है कि ट्रम्प साहब जो है वो जो कहावत है ना, अपने मुंह क्या, मियाँ मिट्ठू। अपने मिट्ठू बनना, तो मिट्ठू बन रहे हैं। लेकिन मिट्ठू राजीव जी है वो फिर रटता है। उसे पढ़ा दो सुबह की राम राम बोलो तो राम राम बोलेगा, और उसे गालियां सिखा दो तो गालियां देगा। तो अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर मिट्ठू ही बने चले जा रहे हैं ट्रम्प साहब, ये नजर में आ रहा है। 15 सूत्रीय की जो बात चल रही है उसको एक तो ईरान ने राजीव जी साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले उनके एक अधिकारी के हवाले से खबर आई है कि बीच में कुछ लोगों ने, जिसका आपने जिक्र भी किया, कि कुछ दूसरे देशों ने बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन हमने उनको साफ कह दिया है कि हम कोई डील नहीं करेंगे और शर्तें हमारी होंगी। और अब 5 नई शर्तें जो है वो ईरान ने अपनी रखी हैं कि इससे कम पे कोई समझौता नहीं होगा, और युद्ध खत्म करने का घोषणा जो है वो ट्रम्प साहब नहीं करेंगे, वो हम करेंगे, और अपनी मर्जी से करेंगे, जब चाहेंगे तब करेंगे। ये स्पष्ट तौर पे फिर जो है वो कह दिया गया। प्रेस टीवी जो वहाँ का है, सरकारी टेलीविजन, उस पर उनका अभी थोड़ी देर पहले वक्तव्य आया है राजीव जी। ईरान का। तो यानी ईरान ने अपने इरादे फिर जाहिर कर दिए हैं कि ट्रम्प साहब आप बातें कुछ भी कर लीजिए, बकलोली जो हम लोगों के यहाँ शुद्ध देसी भाषा में कहा जाता है, तो ट्रम्प साहब बकलोली आप कुछ भी कर लीजिए, और ये लड़ाई जो है वो बकलोली से नहीं जीती जाएगी, ये जीती जाएगी जमीन पर। और राजीव जी, आज सुबह जो वो खातम अल अंबिया है उसके जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो वक्तव्य जारी किए, 2 वक्तव्य उनके थे। और एक तो उन्होंने कहा कि ट्रम्प साहब खुद से ही बात कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने खाड़ी के देशों से जो कहा राजीव जी, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और खाड़ी के देशों से उन्होंने कहा कि भाई आप ये बताइए कि आपके देशों में ये जो अमेरिका ने अपने अड्डे बनाए, इसका आपको क्या फायदा हुआ, जरा हमको ये समझा दीजिए आप पहले। और अगर इजराइल आप पर कल को हमला करता है तो क्या ये अमेरिकी अड्डे जो है इजरायलियों पर गोली चलाएंगे, उन पर पलटवार करेंगे? अब राजीव जी, ये सवाल ऐसा है कि इसका तो किसी भी खाली देश के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अमेरिका अगर इस युद्ध में जाकर उलझा है तो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। जब से इसराइल बनाया तब से, तो इसलिए जाकर उलझा है, वरना क्या जरूरत पड़ी थी इसराइल के साथ जाकर इस युद्ध में खड़े होने की। तो आज भी अमेरिका का जो मुख्य लक्ष्य है, और जैसा कि बार ईरान कह रहा है कि अब इनका अमेरिका फर्स्ट जो है वो इसराइल फर्स्ट हो गया है, और यही बात तमाम विपक्ष वहां का जो है अमेरिका का, वो भी कह रहा है कि